हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेसी गुरुकुल के सेशन में। मैं एस राजावत आज के सेशन में आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से आपके सामने हूँ। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो। कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये चीज़ें आपके इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगी। तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इन सभी सेंटेंसेज में कहीं ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं जिनको हमें डिटेक्ट करना है और आफ्टर दैट उनको ठीक करना है कि कैसे ग्रामेटिकल कंसेप्ट को अप्लाई किया जाए। स्क्रीन के ऊपर आपके आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। ये है आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। आप मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। अब आपके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है? वैसे देखा जाए तो इसमें देखने से सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है, बट ग्रामेटिकली कंसेप्ट जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स मिल ही जाती हैं और मिलेंगी भी ऑब्वियसली। देखो, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। आप मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। अब आप हिंदी जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तब आपको इसमें कोई सेंटेंस मिस्टेक जो एरर है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप देखेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन फॉर्म में है। कैन आपकी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का काम होता है कि मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब आनी चाहिए और वो भी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फिलहाल जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं वो सब कुछ ठीक ठाक है। यू सब्जेक्ट है, प्रोनाउन फॉर्म में है, ठीक है। कैन एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में ही आई है। उसके बाद मी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका प्रोनाउन फॉर्म में है, ये भी सही है। टू गो, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक पेयर होता है, इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब, हालांकि फंक्शन नाउन का होता है। देयर एक एडवर्ब है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस के आपको मैंने बताए हैं और आपको ये सब चीज़ें पता होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करने जाएंगे तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट को नहीं पकड़ सकते कि यहाँ कमजोरी है। बहुत एक्सपीरियंस ही होता है, उसके लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत है और उस अनुभव के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब जा करके वो आप एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि आप डायरेक्ट उस एरर पॉइंट पर पहुँच जाएँ। या तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है उस चीज़ का, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा है, उसके लिए तो हर सेंटेंस में हर जगह जो कुछ लिखा हुआ या तो वो पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है, थोड़ा अनडिसाइडेड पोजीशन में होता है बच्चा। तो इसीलिए मैं आपको ये जो एरर्स हैं वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम पहचाने, शब्दों से हमारी जानकारी बढ़ाएं कि कैसा शब्द जो है क्या फंक्शन करता है, क्या उसका नाम है, तभी हम उसके एरर को फाइंड कर पाएंगे। डॉक्टर भी अगर पेशेंट्स के जो हैं ऑर्गन्स के नाम, उनके फंक्शन अगर उनको पता नहीं हो तो वो जो भी चीज़ें करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक डॉक्टर्स और सर्जन्स, हमें भी इन सेंटेंसेस का ऑपरेशन ही करना है, तो ऑब्वियसली हमें उनके नाम, उनके फंक्शन, एक दूसरे से उनका कोरिलेशन, ये सब जानना होगा, तब हम जा कर के सेंटेंस को, एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। देखो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है। अब मैं आता हूँ अपने मूल बिंदु पर। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप सबके मैंने लिख दी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रिवेंट आपको लिखा गया है, प्रिवेंट, अब ग्रामेटिकल कंसेप्ट पर आते हैं हम। प्रिवेंट जिसका अर्थ होता है रोकना या मना करना, ठीक है। प्रिवेंट के साथ में आप टू का यूज़ नहीं कर सकते। प्रिवेंट के साथ आप टू का यूज़ नहीं कर सकते। प्रिवेंट के साथ आपको यूज़ करना होगा फ्रॉम। और फ्रॉम जब आएगा, क्योंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आगे जो गो लिखा हुआ है इसको भी आपको गोइंग करना पड़ेगा, फ्रॉम गोइंग, ठीक है। अब वापस अपने कंसेप्ट पर आते हैं। प्रिवेंट एक ऐसी वर्ब है दोस्तों जिसके साथ में टू का यूज़ नहीं किया जाता। प्रिवेंट के साथ में हम लगाते हैं फ्रॉम, और क्योंकि फ्रॉम एक प्रपोजिशन है तो गो जो वर्ब है इसको भी आपको जीरेंट फॉर्म में लाना होगा, आईएनजी फॉर्म में लाना होगा। तो सही जवाब हो गया फ्रॉम गोइंग। दैट्स योर आंसर। ये है इसका। प्रिवेंट के बारे में याद रखिएगा, प्रिवेंट आपको क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। प्रिवेंट के साथ में आप टू नहीं लगेंगे, प्रिवेंट के साथ आप क्या लेंगे, फ्रॉम लेंगे।
ठीक है, और फ्रॉम लेते ही आपको गो को जो है गोइंग में ले लेंगे। इस तरह से अगर ये यहां पर अगर वर्ड होता आपका फॉरवर्ड, तो आप इसके साथ क्या लिख सकते थे, टू ले सकते थे। ये बात सही है, फॉरवर्ड अगर होता तो टू लिया जा सकता था, लेकिन अगर प्रिवेंट लिखा है तो फ्रॉम लेना पड़ेगा। सारे जो प्रेपोजिशंस जो वर्ड्स हैं उनके हिसाब से सेट किए जाते हैं, कोई भी किसी की जगह पर अपनी अपनी जगह ओवरलैप नहीं करता है। जो जिसके साथ सेट किया हुआ है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम है, फॉरवर्ड के साथ टू है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर प्रिवेंट की जगह पर यहाँ फॉरवर्ड लिखा होता, ठीक है, मना करने की बात होती, मना तो ये भी करता है, लेकिन उस समय अगर फॉरवर्ड वर्ड होगा तो आप टू लगा सकते हैं, प्रिवेंट के लिए फ्रॉम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज के सेशन का रहा आपके सामने। अ लॉट्स ऑफ पीपल अटेंडेड द क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन ये आपका स्वच्छ भारत अभियान है। ठीक है, क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, ये पूरा पूरा एक साथ में जुड़ा हुआ है। अटेंडेड वर्ब है आपकी, अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनेंट सर, पीपल इसका नाउन है। देखो क्या क्या चीज़ें एक बार मैं लिख देता हूँ। अ लॉट ऑफ जो आप लिख रहे हैं ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, आप इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, पीपल आपके सेंटेंस में नाउन है जो इस समय सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन भी कर रहा है। अटेंडेड आपकी वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है, जो इसको इंडिकेट करता है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। द क्लीन इंडिया कैंपेन, आर्टिकल द लग गया तो इसका मतलब ये क्लियर कर रहा है कि कैंपेन एक नाउन है, और क्लीन इंडिया जो है ये क्लीन इंडिया वाला वैसे नाउन है, हमको पता है इंडिया, लेकिन ये इसके क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो पूरा के पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, और ये पूरा अगर आप करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इस समय ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी कर रहे हैं। ठीक, अ लॉट ऑफ पीपल डिटर्मिनर्स है, अटेंडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रही है। द क्लीन इंडिया कैंपेन ये इस समय यहाँ पर एक पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें द आर्टिकल के बाद जो क्लीन इंडिया लिखा हुआ है, वैसे इंडिया नाउन है, लेकिन यहाँ पर वो कैंपेन से पहले आकर के कैंपेन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों शब्द जो आप देख रहे हैं ये दोनों इस समय क्या है, एडजेक्टिव है। किसके एडजेक्टिव हैं, इस नाउन के एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये हुआ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं अपन आगे वाले प्रॉब्लम पर। क्या है प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ, दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी दोस्तों। आर्टिकल ए लगाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अ लॉट ऑफ, और आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लॉट्स ऑफ। बोथ आर करेक्ट। एक सेकेंड, ये दो चीज़ें सही हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी नाउन आप यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, जो भी वर्ब आप यूज़ करेंगे वो भी आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। आर्टिकल ए लगाया तो लॉट ऑफ लिखेंगे, और ए नहीं लगाया तो लॉट्स ऑफ लिखेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देने की है। यहाँ जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है लॉट्स ऑफ, गलत है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लॉट ऑफ, आई लॉट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साइड में लिख भी दिया है आपको, और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों हैं। आप किसी का भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लॉट्स ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट लॉट ऑफ के लिए आर्टिकल ए के साथ चलेंगे, अ लॉट ऑफ। और लॉट्स ऑफ अगर लिखना है तो आर्टिकल ए रिमूव करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चलना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का, ही इज सॉरी बिकॉज हिज ऑल बुक्स आर लॉस्ट। उसे इस बात का दुख है, उसे वो बहुत दुखी है या परेशान है क्योंकि उसकी सारी बुक्स जो हैं खो गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं भाई, ये आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। बिकॉज आपका कंजंक्शन है,
हिज ऑल बुक्स आपकी नाउन है, ये फिर वर्ब है, लॉस्ट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब मान लो। ठीक है, ये नाउन हो गया। हिज और ऑल ये दोनों जो हैं ये डिटर्मिनेंट्स भी मान सकते हो, इनको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो जो इस नाउन से कनेक्टेड है। ठीक, ये है कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात जो हमें करनी चाहिए। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक शब्द दिया हुआ है ऑल, और एक और मैं साथ में आपको लिख देता हूँ होल, सॉरी, ठीक है, एक बोथ। ये दोनों जो शब्द हैं इनका नाम है प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स नाम इनका। इसका मतलब इनके जस्ट बाद में नाउन नहीं आ सकता, इनके लिए आपको मिडिल में कोई और एडजेक्टिव भी यूज़ करना होगा। डायरेक्ट नाउन से नहीं यूज़ करना है इनको, डायरेक्ट नाउन से कनेक्ट मत किया करो। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, बोथ गेम्स, इस तरह से आप मत लिखा करो क्योंकि आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। इनके बीच में आपको कोई ना कोई या तो आर्टिकल लगा दो, अब जाके ये सेंटेंस में सही काम करेगा। प्री डिटर्मिनर्स का मेरा कहने का अर्थ ये है कि बोथ और ऑल, ठीक है, बोथ और ऑल एक ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो डायरेक्ट नाउन से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट नहीं बोल सकते, ऑल बुक्स नहीं बोल सकते, बीच में कोई ना कोई और डिटर्मिनर्स आना चाहिए, कोई ना कोई और एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, आर्टिकल ले लीजिए, कोई इशू नहीं, आर्टिकल द ले लीजिए, कोई पजेसिव एडजेक्टिव ले लीजिए, जैसे ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, उस तरीके से आप सेंटेंस में जरा देखिए गौर से, हुआ क्या है, सेंटेंस में ऑल के बाद में डायरेक्ट नाउन आ चुका है, जबकि इसके पहले एक पजेसिव है फिर भी, तो इसे आपको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखना चाहिए था, ऑल हिज बुक्स। इससे क्या होगा, नाउन यहाँ आ जाएगा और ऑल यहाँ आ जाएगा, ऑल के और नाउन के बीच में कौन आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो डायरेक्ट नाउन से कनेक्ट नहीं होगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इनको सही किया था सेम वे। तो याद रखेंगे ऑल और बोथ ये दो ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनके बीच में कोई ना कोई अदर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई अदर एडजेक्टिव आना चाहिए। मैं लिख देता हूं, इनके बीच में कोई और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स जरूर आना चाहिए, तब जा करके आप इनका यूज़ कर पाएंगे। डायरेक्ट इनसे नाउन कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई एडजेक्टिव फिर नाउन आ सकता है, ऐसा आप फिर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज के सेशन का। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ये ही अलग है दोस्तों और लेफ्ट अलग है। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, यहाँ ही अलग है, लेफ्ट अलग है। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। दिस लेटर, लेटर आपका नाउन है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। दिस आपका एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। विल रीच आपकी वर्ब है, फ्यूचर टेंस में आ रही है। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, बिफोर आपका कंजंक्शन है। ठीक है, ही वापस से यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फॉर दिल्ली आगे चला गया। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है, वो पास्ट टेंस है। ऐसा तो कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। फ्यूचर टेंस का पास्ट से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये सेंटेंस तो 100% गलत है।
ये कंफर्म मान के चलिए कि सेंटेंस 100% गलत है। फ्यूचर टेंस की वर्ब और पास्ट टेंस की वर्ब आपस में कोई कॉम्बिनेशन या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं करती है। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये तो कंफर्म है। अब बात आती है सही गलत को कैसे स्टार्ट करें। इधर लिखा हुआ है विल रीच, मुद्दे पर आते हैं हम। विल रीच जो किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को, और इधर आपका आ रहा है लेफ्ट जो कि सेकंड फॉर्म है, ये किसे शो कर रहा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ जो पास्ट को शो कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पास्ट से फ्यूचर कनेक्ट कर पाएं। तो यहाँ एक्चुअली में सारा जो गेम प्लान है वो किसका है, बिफोर का है। ये जो गेम प्लान यहाँ पर हो रहा है वो किसका हो रहा है, बिफोर का हो रहा है। बिफोर के साथ में आपने देखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म इधर दिया हुआ है, तो इधर आप क्या करेंगे वो आप देखिए। अगर किसी सेंटेंस में मिडिल में आप बिफोर लिख रहे हैं, बाद में आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना होगा, फ्यूचर नहीं यूज करना होगा, पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा। दैट मीन्स हैड और रीच्ड। ठीक है, हैड रीच्ड यहां आएगा, ये यहां पर गलत है, और सही जवाब आप लिखेंगे हैड रीच्ड। ठीक है, समझ में आया आपको। यहां क्या है कॉम्बिनेशन, देखो सेंटेंस तो 100% गलत था क्योंकि फ्यूचर के साथ पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है। अब बात आती है कि भाई गलत है, लेकिन अब इसको सही कैसे करें, तो उसके लिए आपको बिफोर वाला जो पॉइंट है वो याद रखना होगा। बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ये 3 वर्ड्स आपको टेंस पढ़ाते समय बताए जाते हैं। इनके साथ में वर्ब सेकंड एक तरफ, यानी एक क्लास में वर्ब सेकंड होती है और दूसरे क्लास में पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड वर्ब होती है। तो इस वाले क्लास में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी गिवन थी, हमें सिर्फ क्या करना था, फ्यूचर वाले क्लास को गलत करके इसकी जगह पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी थी। अब यहाँ हो गया है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट और वर्ब के सेकंड के साथ पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस जो हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में से पूछा हुआ है, और वही क्वेश्चंस हम डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जाम के ही क्वेश्चन है। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज ailing daughter। देखो फादर, यहां पर ये फादर एक्चुअली में फादर नहीं है, यहां पर फादर इन हिम, उसके अंदर जो पिता है, फादर यहां पर एक क्वालिटी के रूप में है। ठीक है, और कुड नॉट बीयर ये वर्ब हो गई, द कंडीशन नाउन हो गया, ऑफ हिज ailing सिस्टर, ओ सॉरी ailing डॉटर, ये वापस से नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव है, ये इस नाउन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। ये आपकी वर्ब है, ये आपका नाउन था, ये हिम आपका ऑब्जेक्ट था। फादर इन हिम को हम सब्जेक्ट बनाए। अब देखो दो गौर से, हुआ क्या है इसमें, जब हम किसी की फादर, यहाँ पर जो फादर लिखा गया है, एक्चुअली में यहाँ जो फादर लिखा गया है, फादर इन हिम, ठीक है, तो फादर इन हिम का मतलब यहाँ जो उसके अंदर पिता है, मतलब वो खुद किसी चीज़ को माने ना माने, लेकिन उसके अंदर का जो पिता है, जैसे कहते हैं ना भाई उसकी अंदर की माँ नहीं मान रही इस बात को, उसके अंदर का पिता इस बात को नहीं मान रहा है। कहने का मतलब कई परिस्थिति बस समय ऐसे होते हैं कि भाई एज ए पर्सन यानी कि कैंडिडेट के तौर पर ये चीज़ करनी या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं, पिता होने के नाते या उसके अंदर का जो पिता है, उसके अंदर की जो माता है, उसके अंदर का जो भाई है, बहन है, तो मतलब इंटरनल जो चीज़ क्वालिटी के तौर पर उसके अंदर मौजूद है,
जब हम उसकी बात करते हैं तब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि ये फादर एक्चुअली में फादर नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है जो उसके अंदर है, पिता वाली क्वालिटी, पिता वाली फीलिंग की बात कर रहे हैं। फादर एक्चुअली में फादर नहीं है यहाँ पर। तो ये जो शब्द आपने लिखा है ये सिर्फ उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, उसके अंदर का पिता, यानी कि वो जो अंदर पिता है, मतलब उसके अंदर जो खूबी है, पिता वाली क्वालिटी जो है, उसकी बात की जा रही है। तो जब हम इस तरह से किसी व्यक्ति का नाम क्वालिटी के तौर पर लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगाते हैं। तो फादर के बजाय आपको लिखना चाहिए था द फादर, बस यही एरर था और कुछ भी नहीं है। फादर के बजाय आपको यहां लिखना होगा द फादर, ठीक है, द फादर इन हिम। अब ये सही है सेंटेंस, ठीक है। क्वालिटी के तौर पर जब हम लिखेंगे फादर के बजाय लिखेंगे द फादर, द सिस्टर, द मदर, इस तरह से। तो जब हम पिता का, माता का या किसी भी पोस्ट का या किसी भी क्वालिटी, किसी भी व्यक्ति का नाम जब लिखते हैं, अगर हम उसे एज ए क्वालिटी शो कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द के साथ उसे लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ फादर मदर नहीं लिखेंगे, फादर की जगह द फादर लिखेंगे, मदर की जगह द मदर लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। ये ए आर्टिकल अलग है, ठीक है भैया, आर्टिकल ए अलग है, राइट अलग है, ये बात याद रखना, ए और राइट अलग अलग है, अलग अलग शब्द हैं ये दोनों, ए राइट। ठीक, अब देखो, द फ्यूचर आपका सब्जेक्ट हो गया, द फ्यूचर इज यट, अभी भी, टू कम, आना बाकी है, बट, लेकिन, यू हैव अ राइट, आपके पास अधिकार है, टू शेप इट। देखो भाई क्या क्या चीज़ें हैं, टू कम इन्फिनेटिव वर्ब है, टू शेप ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है, टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आती ही है और ये आई हुई है, कोई इशू नहीं है। बट कंजंक्शन है आपका जो दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक लेफ्ट और राइट दो क्लासेस आपकी दिख रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसके पहले और इसके बाद में दो क्लासेस जोड़ रही हैं। तो ये कह रहा है कि भविष्य का अभी आना बाकी है, भविष्य का आना अभी बाकी है और तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम उसको शेप कर सकते हो, तुम अपने भविष्य को नया आकार, नई आकृति यानी निर्माण कर सकते हो। कैसे बनाना चाहिए फ्यूचर को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है वो गलत है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको एंड लगाना चाहिए था, बट नहीं लगेगा, यहाँ पर एंड लगेगा। सिमिलर वे की बात है। अगर बट का यूज कब होता है दोस्तों? बट का यूज होता है अगेंस्ट एक्शन या कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। किसी ने मेहनत की और फेल हो गया, किसी ने मेहनत नहीं की और पास हो गया, तो जो कॉन्ट्रास्ट चीजें बताएंगे, किसी ने मेहनत की और पास हो गया तो ये तो एंड है, बट थोड़ी है। उसने मेहनत की लेकिन पास हो गया तो ये तो होना ही था भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सिमिलर चीजों को बताने के लिए कि भाई जिस तरह से फ्लो में आपका रीजन है उसी फ्लो में आपका रिजल्ट है, तो अब आप एंड लगाएंगे, वो अच्छा हो बुरा हो नो मैटर। लेकिन अगर रीजन कुछ है और रिजल्ट कुछ है, एक्शन के अगेंस्ट रिजल्ट अगर जा रहा है, यानी मेहनत नहीं करने वाला पास हो रहा है, मेहनत करने वाला फेल हो रहा है, तो अगेंस्ट में जब चीजें चलेंगी तब हम बट लगाएंगे। यहां क्या कर रहा है कि भविष्य तुम्हारा है, तुम्हारे पास समय है, ठीक है, भविष्य का आना अभी बाकी है, तुम इसका निर्माण कर सकते हो। तो ये विपरीत चीजें नहीं कह रहा, ये एक फ्लो की बात कर रहा है कि आपके हाथ में भविष्य है, आप इसका निर्माण कर सकते हो। तो बट के बजाय यहां पर क्या लगाना चाहिए? एंड लगाना चाहिए। बट का यूज कहां होता है? अगेंस्ट के अंदर। और एंड का यूज कहां होता है? जब सिमिलर चीजों में बताई जाती है चीजें, जैसा रीजन जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट, ठीक है, उस समय बट का हम यूज करते हैं अगेंस्ट बताने के लिए, विपरीत चीजें बताने के लिए, ठीक है। अगेंस्ट में जब चीजें जाती हैं तब बताते हैं बट। नंबर 7 आज के सेशन का क्वेश्चन है। नंबर वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अभी भी 2025 के भी किसी एग्जाम में सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
देखो भैया नंबर 7 में क्या है, वी सब्जेक्ट हो गया आपका, कैन डिसाइड आपकी वर्ब हो गई, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है। इट ऑब्जेक्ट हो गया, ओनली एडवर्ब, आफ्टर फार्दर, फार्दर इन्वेस्टिगेशन, ये आपका नाउन है, ठीक है। फार्दर का मतलब दूर होता है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बस इतनी सी है, बस एक वर्डिंग का खेल है, फार्दर और फर्दर। फार्दर का मतलब होता है आपका दूर, फार्दर का मतलब होता है फार अवे, ठीक है, और फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट। ये चीज है, ये दूर है और ये अगला है। तो इन्वेस्टिगेशन दूर की नहीं की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन अगली इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एडिशनल आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको फार्दर की जगह लिखना होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की, आगे नेक्स्ट, ठीक है। आगे की जांच होने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। या दूर की, फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर होता है, फार, फर्दर, ठीक है। फर्दर फार से फार्दर फार से बनता है बेटा, तो फार में, ओ एक सेकेंड, ये फार्दर था, सॉरी वो मैंने फार्दर लिख दिया था उसको, कोई नहीं। तो ये जो है आपका, ये फार्दर है और ये फर्दर है। तो ये तो बताएगा फार, दूर की चीज़ों को, ठीक है, और ये जो फर्दर है वो बताएगा नेक्स्ट, अगला, क्रम के अंदर, सीक्वेंस के अंदर अगली कोई चीज़ बतानी हो तो फर्दर बताइए, FURTHER, अगला या आगे, ठीक है। या तो आप बता सकते हैं अगला या फिर आगे, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका दूर, ठीक है, दूर अर्थ होता है, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न अवर लिविंगहुड। लिविंगहुड एक ही शब्द आता है वैसे, लिविंगहुड एक ही वर्ड है। बाई टॉयलिंग, बाई एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में वर्ब प्लस ING आता है, हमें पता होना चाहिए, और बिल्कुल वर्ब प्लस ING आया हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। हार्डली एडवर्ब होता है दोस्तों। टू अर्न आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है, इनफ एडवर्ब, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एंड में। ये जो एडवर्ब आपने लिखा है दोस्तों हार्डली, यहाँ गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली हार्ड और हार्डली में देखिए फ़र्क क्या होता है। हार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा। आपको इसके लिए ly लगाकर एडवर्ब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क, आप लिख सकते हैं हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क में वर्क नाउन है, कार्य, और हार्ड इसका क्या है? एडजेक्टिव है। आप लिख सकते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड में वर्क वर्ब है, ठीक है, और हार्ड आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब के तौर पर काम आ जाएगा। ये है दो चीज़ें जो आपको समझनी है। अब देखो, अगर आप इसे हार्डली करते हैं, हार्डली का मतलब होता है स्कैरसली, ना के बराबर, ना के बराबर, इक्वल टू नन। हार्डली अगर आप हार्ड से बनाते हैं, हार्ड तो एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में दोनों में सेम होता है दोस्तों, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और अगर आप हार्डली और स्कैरसली करते हैं तो इसका अर्थ हो गया है ना के बराबर, इक्वल टू 0, ना के बराबर, इक्वल टू नन, या नहीं, नॉट मान के चलो आप इसको, आप नॉट कह रहे हैं, नॉट के बराबर इसका सेंस होता है, इसका जो सेंस है, और ये अलग चीज़ है, ठीक। अब आप मुझे बताइए, और दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं, हार्डली को आप केवल वर्ब के पहले लिखो तो ही बेटर रहता है, वर्ब के बाद हार्डली लिखने का कोई मतलब नहीं है।
हार्डली यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह ना के बराबर नहीं है, यह बहुत कड़ी मेहनत की बात हो रही है जहाँ पर आप लिख रहे हैं टॉयलिंग हार्ड। हालांकि ये इस समय एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब हार्डली भी होता है लेकिन वो ना के बराबर सेंस देता है। तो यहाँ पर हार्डली ना लिख करके आपको लिखना चाहिए था हार्ड, ठीक है। हार्डली के बजाय आप क्या लिखेंगे, हार्ड लिखेंगे। हार्ड एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों सेम होता है। आप हार्ड को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके बाद नाउन लिखोगे तो वो हार्ड आपका एडजेक्टिव बनेगा, और अगर आप इसे वर्ब के बाद बिना नाउन के लिखोगे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि हार्ड का एल ऐड करने से हार्डली जो है एडवर्ब बन जाता है, नहीं, हार्डली का अपने आप में एक अलग एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, मुश्किल से, ज़ीरो के बराबर, यानी कि नॉट जैसा फंक्शन करता है हार्डली। और हार्ड जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, जिसका मतलब कठोर होता है, यह कठिनाई पूर्वक होता है। तो अगर आपको नॉट जैसा सेंस लेना है तो आप हार्डली ले सकते हैं। तो वर्ब के पहले ज़्यादातर हम हार्डली यूज़ कर सकते हैं, वर्ब के बाद हम हार्ड यूज़ करें तो बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेंटेंस का है, A woman came in with a baby whom she said had swallowed a safety pin। ये अभी किसी एग्जाम में ही आया हुआ सेंटेंस है, अभी तो खैर काफ़ी इसको टाइम हो गया थोड़ा सा, है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन, ये बात कंफर्म है। A woman came in with a baby whom she said had swallowed a safety pin, just swallowed a safety pin, ये भी था बीच में। देखिए, अब वुमेन सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गई, इन विद बेबी अंदर आई बेबी के साथ में, होम ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, सी सेड उसने कहा, हैड स्वेलोड ये वर्ब हो गया, और सेफ्टी पिन, ठीक है। ये अलग अलग सीक्वेंस की अलग अलग चीज़ें हैं। देखो गौर से देखो, यहाँ क्या है, हु और हुम के बीच का डिफरेंस अगर आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं। हु जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, यानी इसके बाद में वर्ब होती है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ठीक है। ये जो होती है हु और हुम वाली जो कंसेप्ट्स होते हैं, वर्ब के लिए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तब आप हु लगाएं, और अगर आपकी वर्ब सब्जेक्ट के साथ है तो आप होम लगाएं। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। हु और होम के अंदर वैसे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगी। अगर अच्छे सेंटेंस आपसे पूछ ले जाएँ तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि ये सेंटेंस। इसलिए आपको करना क्या है, हु और होम के डिसाइड करने के लिए आपको सेंटेंस में सारी वर्ब्स काउंट करनी है और सारे सब्जेक्ट काउंट करने हैं। अगर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का नंबर सेम आता है तो आपको हुम यूज़ करना है। मान लीजिए वर्ब 3 बची हुई है और सब्जेक्ट केवल 2 बचे हैं, इसका मतलब हु की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी। तो कितने पेयर बन रहे हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अब इसका सब्जेक्ट वैसे हमें पता है कि बेबी है, लेकिन इसके लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और एक ये वर्ब हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो पेयर है इसमें क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा क्योंकि यहीं पर हमें हु लगाना है। तो यहाँ हुम के बजाय आपको हु लगाना होगा, जो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट किससे मैच करेगा, इस वर्ब से मैच करेगा, क्योंकि ये बेबी के लिए कनेक्ट किया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड होपफुली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर,
ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी आता है, ये बिल्कुल सही है। हेल्पफुल पीपल ये आपका नाउन हो गया। रीडिंग यूजफुल बुक्स, रीडिंग वर्ब हो गई, मतलब जेरेंड फॉर्म की वर्ब है, ठीक है। मीटिंग भी आपका जेरेंड है, वर्ब प्लस आईएनजी। और रीडिंग जो है आपका ये भी आपका जेरेंड है, ठीक है। और उसके बाद में एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक कैरियर। तो यहाँ जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो ये है एक्चुअली में, जो ऑब्टेन है वो भी एक वर्ब है। देखो सीक्वेंस में ज़रा चेक करिए, आपने पहले लिखा ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में अगर आप वर्ब लिखेंगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी, जेरेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ कंसेप्ट को देखते हुए ज़रा गौर से देखिए, ऑफ के बाद में सबसे पहला वर्ड आपका था मीट, तो मीट को इसने किया मीटिंग, पहला ओके है। दूसरा वर्ड था आपका रीडिंग, इसमें भी इसने आईएनजी लगाया, ये भी ठीक है। और तीसरा वर्ड जो आपको दिया था वो था ऑब्टेन, ये भी वर्ब थी लेकिन ये गलत है, ये वर्ब आपकी क्या है, ऑब्टेन गलत है, इसकी जगह आपको लिखना चाहिए था ऑब्टेनिंग, क्योंकि इसी सीक्वेंस से आप लिख रहे हैं वर्ब 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 प्लस आईएनजी, ठीक है। रीडिंग, मीटिंग, रीडिंग और ऑब्टेनिंग। तो जो प्रॉब्लम है वो ऑब्टेन की जगह आपको क्या लिखना होगा, ऑब्टेनिंग लिखना होगा, प्राप्त करना। ऑब्टेन प्राप्त करना, ठीक है। तो आज के सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, 10 तरह के जो सेंटेंसेस थे उनके अंदर 10 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट थे, सभी कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं वैरायटी थी, बहुत अलग अलग चीज़ें आपके साथ हमने डिस्कस की हैं। प्रीपोजिशंस के बारे में, टेंस के बारे में, वर्ब के बारे में, कंजंक्शंस के बारे में बात की हमने, ठीक है। और एडवर्ब के बारे में भी हमारी आज बात हुई है, एडजेक्टिव के बारे में भी हमारी बात हुई है, ठीक है। तो कई तरह की चीज़ें आज के सेशन में हमने डिस्कस की हैं। होपफुली ये सेशन आपके लिए यूज़फुल हो, और जिस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर की किसी न किसी बड़ी अच्छी एग्जाम्स में से लिए हुए थे। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके साथ हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, ठीक है। आज के सेशन में आप जुड़े, उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आगे भी आपको इससे बेनिफिट होगा, जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं एस राजवत और आप हमें देख रहे थे जेईसी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आज के सेशन के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।